2 बार अपना स्टंट बदलवा चुका हूँ, बहुत सही है। और अतिथि के रूप में आप लोगों ने बहुत सही आदमी को चुना है। आप सब मुक्त कंठ के सदस्यगण हैं और मैं मुक्त नगर का निवासी, मुक्त नगर पद्मनाभपुर के पीछे है दुर्ग में, और आप मुक्त कंठ में सदस्य होकर भी कंठ मुक्त नहीं हो सकते, और मैं मुक्त नगर का रहवासी होते हुए भी आप लोगों से मुक्त नहीं हो सकता। और शायद यही जो मुक्ति की छटपटाहट रही होगी जिसमें मैं यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ, ताकि आप लोग ये न कहें कि विनोद साहब हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो सुदामा को भी अपना मित्र बना लेते हैं, और दूसरे वो जो अच्छे खासे मित्र को सुदामा बना देते हैं। वे पान खाने के शौकीन हैं, वे पान खाने के शौकीन हैं। मुंह में पान दबाकर चूना अलग से लेते हुए उन्होंने कहा कि चाय वाले से पान वाला अच्छा होता है, कम से कम पूछ कर चूना लगाता है। मेरे एक मित्र मंदसौर के हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। जब आप राजस्थान जयपुर की ओर जाते हैं तब मिलता है, रतलाम मंदसौर। वे कह रहे थे कि मंदोदरी हमारे शहर मंदसौर की थी, इसलिए मंदसौर वाले रावण को अपना दामाद मानते हैं, और बाकी जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह का जो एक सोशल मीडिया का जो समय चल रहा है, उसमें वन लाइनर सटायर का भी एक ज़माना है, और ये अपने समय में मीडिया का उपयोग करना जिनको आता है, वे इस तरह से किस मीडिया को क्या चाहिए, रेडियो को अपने ज़माने में क्या चाहिए था, फिल्मों को क्या चाहिए था, टेलीविज़न को क्या चाहिए था, अखबारों को क्या चाहिए था, सोशल मीडिया को क्या चाहिए। हर आने वाली मीडिया का विरोध होता है, लेकिन आपको उस मीडिया का उपयोग करने का शऊर होना चाहिए। और आज हमारे सामने सोशल मीडिया है, जिसमें आप में से बहुत से लोग उसमें व्यस्त भी हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से मीडिया का उपयोग करते हैं, और आज देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं है जिसने सोशल मीडिया में अपना अकाउंट नहीं खोला, जो ट्विटर में नहीं है, जो फेसबुक में नहीं है, जो इंस्टाग्राम में नहीं है। तो मीडिया का उपयोग हमारे समय की एक बड़ी मांग होता है, और हमको उस मामले में सतर्क होना चाहिए। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मैं गोविंद पाल जी हमारे साहित्य के इतने पुराने मित्र हैं कि आप कह सकते हैं कि बचपन के साथी हैं। क्या बात। प्रदीप भट्टाचार्य की पत्रिका छत्तीसगढ़ आसपास में 129वीं किस्त उन्होंने मेरी छापी है, स्तंभ का। तो ये तमाम जो सक्रियता आप लोग बना के रखे हैं मुक्त कंठ साहित्य समिति के माध्यम से, और इतने लोग उपस्थित हो रहे हैं, जबकि आज इतनी उपस्थिति हो नहीं पाती। महानगरों में तो बहुत दयनीय स्थिति है। साहित्य या विचार जो है वो केवल ड्राइंग रूम में ही केंद्रित है। किसी एक के घर में सोफा सेट में बैठ के वही चर्चा कर लिया और उसी की रिपोर्टिंग हो गई, और वही साहित्य का आयोजन हो गया। यहाँ तो कम से कम हम 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से साहित्य के नाम से आ रहे हैं, और 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और 3 घंटे का समय अपना दे रहे हैं। तो ये साहित्य के प्रति एक समर्पण है, और आप लोगों ने इसे बना के रखा आज के समय में। आलोक जी कैसे इस तरह से सक्रिय हैं और आयोजनों में हमेशा दिखते हैं,
तो ये तमाम बातें बहुत अच्छी हैं और हम सब आम आदमी हैं और आम आदमी के लेखक हैं। मैं गोविंद पाल की एक कविता आम आदमी शीर्षक से है, जिसे मैं पढ़ता हूँ कि संज्ञाहीन अस्तित्वहीन सिर्फ लोकतंत्र की एक भीड़ है आज का आम आदमी। लोकतंत्र की एक भीड़ है आज का आम आदमी। सोच एक सड़ी हुई जिंदा लाश है, अपने ही दुर्गंध युक्त सड़ांध से खुद ही ऊब चुका आम आदमी। एक दूसरे के पास आने कतराने लगा है, दूषित हो चुके समाज की लाशों को कफन उड़ाकर मरघट में फेंक दिया है, जहां गिद्ध कुत्ते भेड़िए अपनी वहशी भूख मिटाने उन लाशों का दावती लुत्फ उठा रहे हैं, पर अपने दायरे में सिमटे हुए संज्ञाहीन अस्तित्वहीन आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस कविता में आप महसूस किए होंगे कि कवि गोविंद पाल के भीतर जो आक्रोश है और जो क्रोध है और आम आदमी को लेकर और उस व्यवस्था को लेकर जिस पे आम आदमी पीड़ित है, तो उस व्यवस्था को वो अपने प्रतीकों और बिंबों के साथ इसमें ला रहे हैं। ये जो दुर्गंध युक्त सड़ांध और जिंदा लाश, ये तमाम चीज़ें व्यवस्था आपकी व्यवस्था को बता रही है, जिसमें वो आम आदमी छटपटा रहा है और उसकी बेचैनी उसमें है। लेकिन इन तमाम किस्म की व्यवस्था और अराजकता और अनियमितता और विसंगतियाँ और विद्रूपताएँ, इन तमाम चीज़ों से क्या हमारे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है? इसके लिए भी व्यवस्था जिम्मेदार है, क्योंकि उसने आम आदमी को इतना संज्ञाहीन और अस्तित्वहीन कर दिया है कि उसके आसपास की व्यवस्था को आप चाहे कितना भी दूषित कर डालें, कितना भी बर्बाद कर डालें, उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो सियासत में बैठे हुए हैं, वो इस तरह की कोशिश लगातार करते हैं कि आदमी की स्थितियाँ ऐसी हो जाए कि वो संज्ञाहीन और अस्तित्वहीन हो जाए। आपने आम आदमी को लेकर कविता यहाँ पर सुनी। मैं कविता नहीं करता, ये मेरा और कविता दोनों का सौभाग्य है। और साहित्य में जब भी कोई कलम उठाता है तो सबसे पहले कविता करता है। शायद ही आपको ऐसा कोई साहित्यकार मिले जिसने अपने शुरुआती दौर में कविता ना की। मेरी 20 किताबें छप के आ गई हैं जिसमें कोई काव्य संग्रह नहीं है। उपन्यास हैं, कहानी है, व्यंग है, यात्रा वृत्तांत हैं, संस्मरण है, आलोचना है, सब है, कविता नहीं है। तो ऐसे दो महापुरुष हुए जिन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना सब कुछ लिखा, पर कविता नहीं की। और हिंदी साहित्य के इतिहास के ये दोनों महापुरुष हैं। उनमें एक थे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद और दूसरा मैं। अब आप आम आदमी शीर्षक से यहाँ पर जो गोविंद पाल की बहुत ही प्रभावशाली कविता आपने पढ़ी, मैं आम आदमी पर एक छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूँ। यानी विधा का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से निर्वाह होता है एक लेखक अपनी अपनी विधा में। उसी शीर्षक और उसी विषय पर कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई व्यंग लिखता है। 4 लाइन का ही एक व्यंग है कि आदमी आम आदमी होता क्यों है, आखिर उसमें आम के कौन से गुण हैं जो आ जाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदमी को हम आम आदमी कहते क्यों हैं, आखिर क्या है कि उसमें आम का कोई गुण आ जाता है। ये सोचकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आम आदमी अगर कच्चा होता है तो उसकी चटनी अच्छी बनती है।
वाह 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 अच्छा व्यंग्य। आचार बनता है। और अगर वह पक्का होता है तो उसे चूस कर बड़े मजे से खाया जा सकता है। बेशक बेशक। तो व्यवस्था ये काम करती है कि अगर आम आदमी कच्चा है तो उसको चट्टी की तरह कुचल दो, अगर वो पक्का है तो उसे चूस डालो। आपने देखा होगा कि गोविंद पाल की इस कविता में उस आम आदमी की चटनी, उसका कचूमर कैसे निकलता है। ये संज्ञाहीन और अस्तित्वहीन होने की जो बात है, ये वही चटनी है और वही उसे चूसा जाना है। क्या बात। तो दोस्तों, ऐसा है। बांग्ला थोड़ी देर बोल सकता हूँ क्योंकि आप लोग बांग्ला साहित्य से जुड़े हुए हैं और बांग्ला साहित्य की एक बड़ी विशिष्टता ये है कि देश में हिंदी भाषाएं तो बहुत सी हैं और सबका अपना साहित्य समृद्ध है। टैगोर का अपना लेखन है तो वीर सावरकर का अपना लेखन है, उतनी ही किताबें वीर सावरकर की भी, लेकिन धरातल अलग है, सोच अलग है, विचारधारा अलग है। तो लगभग 15 साल पहले 2010 की बात होगी, मेरे मित्र गौतम सान्याल शासकीय महाविद्यालय बर्दवान यूनिवर्सिटी में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया था। तो बर्दवान गया और 5 दिन बर्दवान में रहा और जहाँ भी साहित्यिक आयोजन में जाना रहता था वहाँ से जाता था। तो एक दिन बानपुर गया। बानपुर अपना सेल का एक यूनिट है और जैसे भिलाई में लिटरेरी क्लब है, बानपुर में भी लिटरेरी क्लब है, और जिससे दुर्ग भिलाई एक ट्विन सिटी है, बानपुर और आसनसोल भी ट्विन सिटी है। तो वहाँ एक लिटरेरी क्लब है। आसनसोल की याद आई और चूंकि मैं व्यंगकार हूँ तो शरद जोशी की भी याद आई। शरद जोशी की एक व्यंग रचना का शीर्षक है आसनसोल जाएंगे। मतलब वो पट्टी के साथ जो वार्तालाप होती है उसको लेकर है कि बात बात में जो पट्टी पूछती है, क्यों जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो वो उन तमाम चीज़ों को लेकर आसनसोल जाएंगे, उनकी शरद जोशी की एक व्यंग रचना है। खैर, तो मैं वहाँ जाकर अपनी कहानी का, रचना का, व्यंग कथा का पाठ किया और बर्दवान शहर को घूमा। बंगाल मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब मैं पहली बार कलकत्ता गया तो केसी दास की दुकान को खोजा और उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है एस्प्लैनेड। वहाँ जाके मैंने केसी दास की दुकान को खोज लिया और उसके आविष्कारक भी मानते हो उसको, पता नहीं अब किसने आविष्कार किया, लेकिन बहुत पुराना रसगुल्ला का बनाने वाला। तो मैंने देखा कि वो ट्रे में ला के मिठाइयों को सर्व करते थे और मिठाई के ऊपर एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते थे, बताते थे और डिटेल्स में। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा। बर्दवान में मैंने पहली बार देखा कि कांच के डब्बे में एक तरफ भात जैसा कुछ दिखाई देता था, एक तरफ दाल जैसे कुछ दिखाई देता था। तो मुझे लगता था कि ये दाल भात है जिसको लोग लेके खाते हैं। तो मैंने जाकर उसको पूछा तो बोले कि ये सीता भोग है और मिहिदाना है। मिहिदाना और सीता भोग। सीता भोग केवल बर्दवान में मिलता है और सीता भोग को बर्दवान में बनाया गणेश मिस्त्री ने। गणेश मिस्त्री मतलब इट वॉज बिफोर 19th सेंचुरी, 1900 से पहले, करीब 150 साल पुरानी दुकान। मैं उस दुकान में गया तो कई जनरेशन उसमें हो चुका है। तो मैंने वहाँ से दुर्ग लाने के लिए सीता भोग वहाँ से खरीदा। तब वहाँ ये पता लगा कि सीता भोग बर्दवान में गणेश मिस्त्री ने क्यों बनाया। इसलिए बनाया कि 1900 में जो वायसराय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन कलकत्ता में, बर्दवान वहाँ से लगा हुआ। गणेश मिस्त्री लॉर्ड कर्जन को अपनी बनाई हुई मिठाई भेंट करने गए। तब लॉर्ड कर्जन ने उसको कहा कि तुम ऐसी कोई मिठाई बनाओ जिससे तुम्हारी दुकान की पहचान बने और तुम्हारे शहर बर्दवान की कोई पहचान बने। तब गणेश मिस्त्री ने सीता भोग बनाया। वाह, अच्छी बात।
बहुत तो बढ़िया था। इस तरह की चीज़ें बंगाल को घूमते समय मैं टैगोर, शरद चंद्र, घाटशिला में मैं उसके यहाँ चला गया था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय बांग्ला के बड़े लेखक, लेकिन झारखंड में रहे वो 20 साल और अंतिम वर्ष मैं उनके मकान में गया। मैं उनके आंगन में बैठा थोड़ी देर तक। आम का एक पेड़ जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय का लगाया हुआ है, उस पेड़ के नीचे जो वो लिखा करते थे, उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक मैं बैठा। फिर उनके घर में पूरा घुसा, एक एक कमरे में, और पूरे घर को देखा। फूल डूंगरी एक जगह है जो बहुत सुंदर एक पिकनिक स्पॉट जैसा है, और घूम घूम के एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो एक सहयोगी मित्र के हीरो होंडा में बैठ के मैं उसके ऊपर चला गया। उस फूल डूंगरी में जाके विभूति भूषण बंदोपाध्याय सवेरे से लेकर शाम दिन डूबने तक लिखा करते थे। घोस्ट राइटर थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सत्यजीत राय शांति निकेतन में गुरुदेव के पास रहे, लेकिन गुरुदेव से बहुत प्रभावित नहीं रहे। ऐसा हो जाता है। मनोहर श्याम जोशी, हिरानंद, सचिदानंद वासैन अज्ञे के संपादन में उनके शिष्य थे, लेकिन वो अपने संपादक से बिल्कुल प्रभावित नहीं रहे। टैगोर के समय में जो बेहद सेलेबल राइटर थे वो शरद चंद्र थे, और राइटिंग टैलेंट भी शरद चंद्र में इतना ज़्यादा माना जाता है कि शरद चंद्र को पूरा भारतवर्ष अपना लेखक मानता था, काफ़ी हद तक गुरुदेव को भी। और मेरे एक मित्र मराठी भाषी हैं, वो बता रहे थे कि मैं टैगोर और शरद चंद्र को मराठी का लेखक समझा करता था, क्योंकि वह उसका मराठी एडिशन पढ़ता था। हम लोग हिंदी एडिशन पढ़ते थे, हिंदी में अनुवाद। तो हम लोग टैगोर और शरद चंद्र को हिंदी के लेखक, हिंदी की परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता था, किसी एक बड़े हिंदी लेखक का नाम लिखो, तो लोग टैगोर का नाम लिखते थे। तो ये इतने एक्सेप्टेबल रहे टैगोर, शरद चंद्र, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सत्यजीत राय सर्वाधिक प्रभावित हुए विभूति भूषण बंदोपाध्याय से। पाथेर पांचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय, अपूर्व संसार, ये सब सत्यजीत राय के निर्देशन में 16 फिल्में हैं विभूति भूषण में, विभूति बाबू की, और सत्यजीत राय का निर्देशन, और वो फिल्में हाउसफुल जाती थी। तो इस तरह की बातें रही। मैंने वहाँ जो सहायक था, जो विभूति बाबू के बारे में मुझे बता रहे थे, उनको मैंने कहा कि मैंने हिंदी में विभूति बाबू की एक फिल्म देखी, वो थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अमर प्रेम। हिंगर कोचूर, क्या होता है उसका मतलब? कोचूरी। क्या होता है उसका मतलब? हींग का कचौरी, हींग डाला हुआ है। कचौरी कचौरी तो हिंगर कोचूरी जो कहानी है विभूति बाबू का, उस पर बना है अमर प्रेम। हिंदी की क्लासिक, मेरा ख्याल है राजेश खन्ना की सर्वाधिक 2 श्रेष्ठ फिल्में मानी जाती हैं, उसमें एक आनंद है और दूसरा अमर प्रेम है। तो ये विभूति बाबू का लिखा हुआ है। आज पता नहीं किसी ने फेसबुक में उसका जो वीडियो क्लिप है अमर प्रेम के अंतिम दृश्य का, विभूति बाबू की कहानियों में कलकत्ता के मेष का बड़ा उसकी बड़ी चर्चा रहती है। उसी तरह के घाटशिला के एक मेस में जाके मैं रुका भी था। वो सब वुडन लकड़ी वकड़ी से भी बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। तो ये तमाम चीज़ें थी, और किस तरह से बंगाल ने अपने विचारों से मेन स्ट्रीम को जोड़ा साहित्य के इससे। ये संस्कार आप लोगों के पास मुक्तकंठ के सदस्य के रूप में, और प्रदीप भट्टाचार्य और गोविंद पाल के नेतृत्व में, और आलोक चंदा जी के उसमें सानिध्य में आप लोग उस संस्कार को अगर बनाए रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों की इस जिजीविशा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।